तो आ गए तुम सब। स्वागत है तुम्हारा मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज क्लास 8th साइंस का 12th चैप्टर है हमारा घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। तो अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ पढ़ने के लिए। लेकिन ज़रा सुनो, अगर तुमने अभी तक मॉडर्न मास्टर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मॉडर्न मास्टर जी का चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो, तुमने अपनी कॉपी किताब और सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, तो चलो हम सीधा अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ गए हैं और हमारी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमारे अरे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, रिक्त स्थान तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। तो घर्षण जो दो वस्तुएं रखी हुई होती है उनके बीच में किस चीज़ का विरोध करता है? वो करता है गति का विरोध। अब हम इसी में दूसरा पॉइंट देखते हैं, घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। घर्षण किस चीज़ पर निर्भर करता है? घर्षण दो पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। और तीसरा पॉइंट है हमारे सामने, घर्षण से डैश उत्पन्न होती है। जब घर्षण होता है तो क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होती है। चौथा पॉइंट है हमारे सामने, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप उसमें पाउडर डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि जो कैरम बोर्ड में जो गोटियां हैं वो फिसलने लग जाएं। तो आप क्या लिखेंगे? उनके बीच में, गोटियों और कैरम बोर्ड के बीच में जो घर्षण है, मतलब जो घर्षण होता है उनके बीच में जब आप गोटी को खिसकाते हैं वो कम हो जाए। पांचवा पॉइंट है आपके सामने, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास, चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन करें। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, मतलब आपको नहीं, चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण जो बल होते हैं उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। चारों बच्चों ने अलग अलग तरीके से किया, तो आपको बताना है कि किसने सही किया। तो यहाँ पर तीन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो पहले पॉइंट में है आपके पास लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी। जो पहला बच्चा है उसने इस तरह से व्यवस्थित किया, दूसरे बच्चे ने इस तरह किया, तीसरे ने इस तरह और चौथे ने इस तरह किया। और अब आपको बताना है सही कौन सा है। तो सही आंसर है स्थैतिक, उसके बाद सर्पी घर्षण, फिर है लोटनिक घर्षण। यानी कि अब आप इसमें आंसर देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जो गौ वाला है उसने सही किया, बाकी और जो ये तीन बच्चे थे ये नालायक थे। अरे नहीं, वो नालायक नहीं थे, उन्होंने ढंग से ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान दो ताकि आप कह सको कि हमने मॉडर्न मास्टर जी से पढ़ा था। अब हम इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र पर, तौलिए पर चलाती है। आपने देखा जो अलिदा है वो इतने चीज़ों पर अपनी कार को चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? यहाँ पर आपको दे रखा है कि किस तरह कार का जो घर्षण बल है वो किस चीज़ में दिया गया है। आपको पृष्ठों का घर्षण बल बढ़ता क्रम किस चीज़ में होगा, तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर है आपके पास गौ वाला,
पहले तौलिए पर सबसे ज़्यादा घर्षण होगा, उसके बाद समाचार पत्र पर, आप देख सकते हैं समाचार पत्र से ज़्यादा तौलिए पर घर्षण होगा, उसके बाद संगमरमर का जो सूखा फर्श होता है उस पे होगा, और फिर संगमरमर के गीले फर्श पर, क्योंकि आपने देखा होगा संगमरमर क्या होता है, टाइल होती है वाइट कलर की, तो उस पर अगर पानी गिरा हो तो वो बहुत ही तेज़ी से फिसलता है, तो उसमें उस प्रक्रिया में घर्षण क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब आप तौलिए की बात करें, तौलिए पे क्या होते हैं, ब्रसल्स होते हैं, उसके कारण घर्षण ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, आप कहीं अगर डेस्क में बैठे हैं तो डेस्क को थोड़ा सा झुकाइए, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, और उसके ऊपर अगर आपने किताब रखी हो तो वो नीचे को सरकने लग जाती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। अब जो उस किताब पर घर्षण बल लग रहा है उसकी आपको दिशा बतानी है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। यदि हम डेस्क थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकाना आरंभ कर देते हैं, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। अब देखो, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई टेबल है, इसके ऊपर आपने किताब रखी हुई है, और बाय चांस अगर ये टेबल आप तिरछा कर देते हैं, ये देखिए ये टेबल है, आपने इसको तिरछा कर दिया, उसके ऊपर आपने ये किताब रखी हुई है। अब जब किताब नीचे को फिसलती है तो इसमें घर्षण बल किधर को लगता है, घर्षण बल इसमें ऊपर की साइड लगता है। घर्षण हमेशा गति के उल्टी दिशा में लगता है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन से भरी पानी की बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। साबुन से भरी जो पानी की बाल्टी होती है वो दुर्घटनावश अगर फर्श पर गिर जाए, इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। अब आपको बताना है कि उसमें चलना कठिन होगा या आसान होगा, और अगर कठिन होगा या आसान होगा तो उसका आपको कारण भी बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है तो इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। आप सोच सकते हैं, आपने कितनी बार एक्सपीरियंस किया भी होगा कि जब कहीं पर गीला या साबुन का पानी गिरा होता है तो वहाँ पर चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिसलन हो जाती है। चिकने पृष्ठों में बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे से भीतर धंस जाती हैं, इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। चूंकि घर्षण बल कम होता है, इसलिए जो फिसलने की संभावना होती है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। तो इसका आंसर आपने देखा। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। खिलाड़ी कीलदार जूते, जिसे हम स्पाइक्स बोलते हैं, क्यों पहनते हैं? आपने स्टड्स भी सुना होगा जो आप फुटबॉल खेलते वक्त पहनते हैं, उसके नीचे भी स्पाइक्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्यों लगाते हैं। तो खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। जब स्पाइक्स होंगे तो वो ज़मीन में धंस जाते हैं, जिसके कारण आदमी आसानी से चल सकता है। अब उसके बाद हम सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? अब आपको दो सिचुएशन दी गई है। एक इकबाल जो हल्की पेटी को धकेल रही है, और सीमा वो एक भारी पेटी को धकेल रही है। तो आपको बताना है कि किस में घर्षण बल अधिक लगेगा। तो हम देखते हैं, सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, क्योंकि घर्षण बल हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है, और लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल अधिक होगा। क्योंकि जो भारी पेटिका है उसको धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होता है।
अब आपके पास यहाँ पर 8th क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन या फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। जब आप देखते हैं कि जब आप साइकिल स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा जान लगानी पड़ती है, लेकिन जब साइकिल पहले से ही चल रही होती है तो आप धीरे धीरे पैडल चलाते हैं। तो यही इसका एक उदाहरण आप ये भी लिख सकते हैं। अब आपको 9th क्वेश्चन दिया गया है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो अब आपको बताना है कि घर्षण किस प्रकार हमारा शत्रु है और किस प्रकार हमारा मित्र है। घर्षण शत्रु है, घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न है। अब आपको पहली सिचुएशन दी गई है कि घर्षण जब शत्रु होता है तो घर्षण के क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, घर्षण के कारण जो वस्तुएं होती हैं वो घिस जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को ज़मीन पर सरकाते हैं तो उसमें जो उसकी सरफेस होती है वो घिस जाती है और घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। घर्षण के कारण क्या होता है, ऊष्मा भी नष्ट होती है। अब आपको दूसरी सिचुएशन दी गई है कि जब घर्षण मित्र होती है तो घर्षण अनिवार्य है, क्योंकि अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो देखते हैं। यदि घर्षण न हो तो चलना नामुमकिन है। आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर घर्षण नहीं होता तो आप चल नहीं पाते, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे घर्षण चलता है, जिससे कि आपकी जो घर्षण की दिशा होती है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाती है और आप आगे की तरफ फोर्स लगा पाते हैं। यदि घर्षण न हो तो लिखना नामुमकिन है, लिखने में भी वही सिचुएशन लगेगी। यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव हो जाएगा, ये भी आपकी इसी से रिलेटेड सिचुएशन है। यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये आपने कुछ अनिवार्य घर्षण के अनिवार्य सिचुएशंस आपने देखे कि ये होने जरूरी हैं। और अब आपके पास अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। जब वस्तुएं तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होती है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है, ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो सके। यथासंभव का अर्थ हो सकता है कि जितना हो सके उतना कम हो सके। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और चैप्टर की एक्सरसाइज के लिए मॉडर्न मास्टर जी के प्लेलिस्ट आप चेक करें, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जिस भी चैप्टर की एक्सरसाइज आपको चाहिए या एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए वो भी आपको मॉडर्न मास्टर जी के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।